हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी अर्थात पैट की आज परीक्षा का अंत हो चुका है। 7 सितंबर की पहली शिफ्ट का पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद आंसर की। तो चलिए आज का जो पेपर था पहली शिफ्ट का 7 सितंबर का, उसके उत्तर चेक करते हैं। कौन-कौन से प्रश्न के कौन-कौन से उत्तर रहे, तो चलिए चेक करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, चेक करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि ये हमारा चैनल सतीश एकेडमी ऑनलाइन के नाम से है, जो कि यूट्यूब पर है और इस चैनल पर हमारे देश की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। जैसे कि जीएस, करंट अफेयर, गणित, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर और इसी के साथ-साथ टेस्ट सीरीज भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आप भी देश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सपने को साकार करिए। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं। यूपी ट्रिपल एससी अर्थात पैट जो 7 सितंबर का पहला पेपर हुआ, उसका पहला प्रश्न। पहली शिफ्ट का मेरे मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है और इस पहली शिफ्ट का आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। देखो प्रश्न में कहा है दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन-सी थी? तो इसको कौन नहीं जानता? पहले प्रश्न का पहला ही उत्तर हड़प्पा सभ्यता। दूसरे प्रश्न में पूछा गया था, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है, तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है? प्रश्न नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन में अलग हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अंतरिक्ष में कौन-सी फसल सफलतापूर्वक उगाई, जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात लोबिया। इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया की फसल उगाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए क्या कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 44 में? उसमें कहा गया है कि समान नागरिक संहिता पूरे क्षेत्र में राज्य के नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अगर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 44 उसमें ये कहता है, अनुच्छेद 44 ये कहता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था। प्रश्न नंबर 5 स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि क्योंकि स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है? मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी अर्थात पैट का जो आज 7 तारीख का पेपर हुआ है, उसकी पहली शिफ्ट का ये पेपर आपके सामने है और उस पहली शिफ्ट में जो प्रश्न में क्या-क्या उत्तर थे, उनकी हम बातें कर रहे हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 हमसे पूछा गया है, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉइल्ड ईगल, ऑप्शन नंबर डी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित करा गया दिसंबर 2024 में। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को शोषण के खिलाफ अधिकार दिया गया है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो शोषण अधिकार का जो अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार, वो है अनुच्छेद 23 और 24। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा शायद ऊपर मिलेगा। देखो प्रश्न नंबर 8 के लिए हमें एक गद्यांश दिया और इसके लिए हमें निर्देश दिए हैं। निर्देश में क्या कहा है कि प्रश्न संख्या 8 से लेकर 12 तक के इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास अलग-अलग सेट होंगे ए, बी, सी, डी, तो आप अपने-अपने सेट में ये उत्तर मैच कर लीजिए। आपका गद्यांश कौन से प्रश्न संख्या पर है? भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना का विकास हुआ। यहाँ से हमारे गद्यांश की शुरुआत होती है। तो हम डायरेक्ट प्रश्नों की उत्तर की बात करते हैं क्योंकि हम अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस गद्यांश का जो उत्तर है पहला वाला, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं जो कि इस गद्यांश के आधार पर है। हमें 8 से लेकर 12 तक के प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश के आधार पर देना है। तो प्रश्न नंबर 9 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अलंकार। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है रस, ऑप्शन नंबर सी, रस निष्पत्ति। और प्रश्न नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका भी रस सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। शायद प्रश्न नंबर 12 यही, हाँ ये रहा। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ध्वनि। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 में हमें फिर से एक गद्यांश दिया गया है और कहा गया है कि इस गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखते हैं कौन-कौन से प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। तो ये आपके लिए निर्देश है, प्रश्न नंबर 13 से लेके प्रश्न नंबर 17 तक। फिर से आपको एक गद्यांश दिया है और इस गद्यांश को पढ़कर
इन 5 प्रश्नों का उत्तर देने हैं, प्रश्न नंबर 13 से 17 तक। तो आप अपने सेट में मिला लीजिए। यहाँ से गद्यांश की शुरुआत हुई है। प्रभावती सन 1936 में प्रकाशित मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 13 में हमसे ये कहा गया है कि कहाँ मिलेगा 13? हाँ, ये रहा। इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, यमुना किससे प्रेम करती थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर सिंह से। 14 में पूछा गया, प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ गंधर्व विवाह करती थी। गंधर्व विवाह करती है, सॉरी। गंधर्व विवाह किसे कहेंगे? जो आजकल लव मैरिज होती है, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह का मतलब लव मैरिज। चलिए प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया, प्रभावती किसकी बेटी है? तो प्रभावती महेश्वर की बेटी है। ये हम बात कर रहे हैं जो हमें गद्यांश दिया उसके आधार पर। इसलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। मैं आपको बस उत्तर बताता चल रहा हूँ कि कौन-कौन से प्रश्नों का क्या-क्या उत्तर है। देखो प्रश्न नंबर 16, इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। इस गद्यांश पर आधारित हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। इसमें कहा गया है कि प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोगिता। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18 में हमसे कहा गया है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यह एक अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए। तो देखो, घोर की जगह यहाँ पर घनिष्ठ आ जाएगा। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। जैसे खाना खाते समय हाथ और मुंह का घनिष्ठ संबंध होता है, उसी तरह साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ये कहा जा सकता है। तो यहाँ जो घोर है, इस घोर की जगह घनिष्ठ संबंध आ जाएगा। तो हमारा जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है कि दाता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दाता का स्त्रीलिंग हो जाएगा दात्री, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है, अंक में भरना एक मुहावरा है। अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा गले लगाना। चलिए प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 में कहा गया है, उपाय का विलोम शब्द। तो उपाय का विलोम शब्द हो जाएगा निरुपाय, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है कि ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य क्या दर्शाता है? यह वाक्य गुणवाचक है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 में क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 23 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? तो बताइए, भारतीय मानसून को कौन प्रभावित करता है? जेट स्ट्रीम्स करती हैं, तिब्बती पठार करता है, अल नीनो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी करते हैं। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। 24 में हमसे पूछा गया है कि 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? बताइए, 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। अब 60 में से 20 कितना प्रतिशत होगा? बस यही बताना है। तो गुणा 100 कर दीजिए। भाई 60 में से आपके 20 नंबर आइए, सोचिए। तो जब गुणा 100 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, देखो इसको काट देंगे 20 से एक बार, 20 एकम 20 और ये हो जाएगा 20 तिया 60। तो 100/3 करेंगे तो 33 पॉइंट ये आता चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमसे यही पूछा है 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो 20 मिनट 1 घंटे का 33.13% है। 33.3333 यही चलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो वो है राजस्थान। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कुल 5 राज्य हैं जिनमें द्विसदन विधानमंडल है, जैसे कि यूपी, उसमें बिहार भी है, महाराष्ट्र भी है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश, शायद 6 हैं टोटल। तो राजस्थान उनमें नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हाँ, आंध्र प्रदेश, हाँ, 6 राज्य शायद या 5, मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन राजस्थान उनमें नहीं है, कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 26 में देखते हैं क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर 26 में पूछा है, बुद्ध ने दुःख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बताइए, पहला उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में दिया था। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 में कहा है, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात करना है। देखो ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, नमकीन, मीठा, खट्टा। तो इसका जो भिन्न हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेस्वाद। क्योंकि बाकी कुछ ना कुछ स्वाद बता रहे हैं, जैसे कि नमकीन, मीठा और खट्टा, लेकिन बेस्वाद ये अपने आप में सबसे अलग हो जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है? प्रश्न नंबर 28 में जो प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है वो है भारती दयाल। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 में हमसे पूछा गया है कि ये जो ऑप्शन है, ये जो सवाल है इसका हमें विस्तार करना है, इसकी फुल फॉर्म बतानी क्या होगी? तो फुल फॉर्म हो जाएगी ये यूएनसीटीएडी, इसका फुल फॉर्म बताना है क्या होगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 29 का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 30 में पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31 में हमसे क्या पूछा गया है, देखते हैं। 31 में पूछा गया, किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब जीता? तो बताइए किसने जीता? ये जीता दक्षिण अफ्रीका ने, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 में हमसे कहा गया है, देखो ये हमें एक 32 से लेकर 36 तक, ये हमारे ग्राफ पर आधारित एक तालिका है, ग्राफ तो नहीं है, तालिका है, सारणी है। इस सारणी के आधार पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रश्न नंबर 32 से 36 तक। तो आप अपनी सारणी मैच कर लीजिए, आपके पेपर में ये सारणी कहाँ पर है। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32 में पूछा गया है चेन्नई, हैदराबाद। मैं डायरेक्ट इसका उत्तर बता रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करने का हमारे यहाँ मकसद नहीं है, मैं सिर्फ आपको आंसर की बता रहा हूँ ताकि आप अपने उत्तर मैच कर सको और ये देख सको कि आपका कौन-सा प्रश्न सही हुआ है और कौन-सा प्रश्न गलत हुआ है। प्रश्न नंबर 33 में पूछा गया है कार्यशाला की महिला शुल्क, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। प्रश्न नंबर 34 में कहा गया है कि बेंगलुरु, चलिए जो भी कहा गया है हमें तो पता है तालिका के ऊपर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं, तो 35 में हमसे पूछा गया है बेंगलुरु और दिल्ली से कुल महिला, इस ये हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 36 में हमसे कहा गया है कि हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच क्रम से अनुपात क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 37 की बात करते हैं। अब हमारा ये थोड़ा-सा हिस्ट्री पे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया मौर्य वंश का संस्थापक, तो कौन नहीं जानता चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 38 में पूछा गया धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो धौलागिरी पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 39 में हमसे कहा गया है कि जल, बीज, उर्वरक प्रौद्योगिकी हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरित क्रांति। 40 में पूछा गया है कि मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु से के 8 गुना से 9 अधिक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 40, मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से 9 अधिक है। उसकी आयु क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए, 9। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41, 41 में पूछा गया है भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है? तो वो है जलभृत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। तो देखो 42 के लिए हमें यहाँ पर शायद इंग्लिश का कुछ दिया है सिस्टम। जी बिल्कुल, यहाँ पर इंग्लिश का हमें एक पैसेज दिया है, हमें यहाँ पे डायरेक्शन दी है और कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 43 तक रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपको ये पैसेज रीड करना था। देखो यहाँ पर शुरुआत हुई आपके पैसेज की, रीडिंग इज मोर देन जस्ट ए वे टू पास टाइम, इट्स ए पावरफुल टूल दैट ओपन्स द डोर टू न्यू वर्ल्ड्स, आइडिया एंड नॉलेज। तो ये आपका चेक कर लेना, ये आपका पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ पर आधारित हमें क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, देखते हैं क्या दिया है 42 और 43। 42 में पूछा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग फिक्शन? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इंक्रीज एम्पैथी। चलिए प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 43 में हमसे पूछा जा रहा है जो कि पैसेज के आधार पर है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? पैसेज का मेन आइडिया क्या था? तो पैसेज का मेन आइडिया था रीडिंग हेल्प्स इंप्रूव वोकैबुलरी एंड नॉलेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनियम। नहीं सॉरी, एंटोनियम नहीं, एंटोनियम, हाँ बिल्कुल। इसका अपोजिट वर्ड बताना है क्या होगा। अपोजिट मतलब अपोजिट, एंटोनियम तो एंटोनियम ही होता है। तो हमें बताना है एक बार, चूज द अपोजिट वर्ड टू द गिवन वर्ड। अच्छा ये यहाँ पर वर्ड दिया, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, विक्ट्री। विक्ट्री दिया है और हमें बताना है विक्ट्री का अपोजिट क्या होगा। देखो विक्ट्री का मतलब होता है विजय, इसका अपोजिट हो जाएगा डिफीट अर्थात हार, पराजय। चलिए प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। 45 में कहा गया है चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस हमें दिया है, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। सेंटेंस दिया है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल डू माई बेस्ट, तो हो जाएगा
ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। 46 में कहा है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इनमें बताना है कौन सा वर्ड एकदम करेक्ट है स्पेलिंग, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेसियस। ग्रेसियस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 कहा है एक तांबे का तार का प्रतिरोध, ये बिल्कुल फिजिक्स का क्वेश्चन दे दिया है। यदि इसकी लंबाई 2 मीटर है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतना है तो तांबे की प्रतिरोधकता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। 48 में कहा गया शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये किया गया था 1945 में। प्रश्न नंबर 49 में कहा लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है। देखो, तो उस वर्ष का 31 वर्ष क्या होगा? तो बृहस्पतिवार होगा। अगर आपने हमारी क्लास की हो, रीजनिंग की, हमने कैलेंडर में पढ़ा है। अगर साधारण वर्ष होगा तो वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, और अगर लीप वर्ष हुआ तो वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से अगला होता है। जैसे यहाँ पर लीप वर्ष पहले ही क्लियर कर दिया कि लीप वर्ष है, पहला दिन बुधवार है, तो 31 दिसंबर अर्थात अंतिम दिन क्या होगा? तो गुरुवार होगा। अगर आपने हमारी रीजनिंग की क्लास की होगी तो इस प्रश्न को आपने देखते ही क्लिक कर दिया होगा तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। प्रश्न नंबर 50 में हमसे कहा गया है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसको बोलते हैं एपीई, का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर में है। प्रश्न नंबर 51 में क्या कहा गया है? 51 में कहा है जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं? जब प्राकृतिक गैस हवा में जलेगी ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है कि भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो कौन सा वो राज्य था? वो राज्य था अवध, ऑप्शन नंबर सी। कुप्रशासन के आधार पर ये रियासत हड़प ली गई थी डलहौजी द्वारा। कुप्रशासन का आरोप लगा दिया था और अवध जो रियासत थी उसको हड़प लिया था। चलिए आगे, इसको हड़प हड़प नीति कहा गया, डलहौजी की व्यपगत नीति कहा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी, अवध। अवध की रियासत थी जो डलहौजी ने हड़प ली थी। कुप्रशासन का आरोप लगा दिया था, और भी बहुत सारे इसने कुछ ऐसे नियम कानून बनाए थे, अगर किसी का कोई वारिस नहीं होगा तो भी उसकी रियासत सरकारी हो जाएगी, ऐसे-ऐसे नियम इसने बना दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। 53 में पूछा गया है कि क्रोना क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो क्रोना स्वीडन की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 54 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में 28 जुलाई सन 2000 को प्रस्तुत की गई थी। जो क्वेश्चन नंबर 54 है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। 55 में पूछा गया है कि जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? बताइए, इसको कौन नहीं जानता? वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने गए। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, और हमसे पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 56 से लेकर 60 तक, देखो हमें एक पाई चार्ट दिया है, निर्देश दे दिए पहले ही, एक पाई चार्ट दिया है, और इस पाई चार्ट के आधार पर हमें प्रश्न संख्या 56 से लेकर 60 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आपने हमारा असली पेपर जैसा फ्री टेस्ट किया होगा और उसके बाद मैंने डीआई के टॉप 20 आपको क्वेश्चन दिए थे, तो बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन हमारा एक चार्ट पर आधारित था, पाई चार्ट पर। बिल्कुल सेम पैटर्न पर आपको ये प्रश्न मिला गया है। तो देखते हैं इस प्रश्न के क्या-क्या उत्तर होंगे। देखो प्रश्न नंबर 56 इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ लेना क्या है, बस मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 57 का उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 57 का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए 83.33। और प्रश्न नंबर 58 का उत्तर हो जाएगा भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या। इस चार्ट के अकॉर्डिंग उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद प्रश्न नंबर 59 की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 59 पूछा गया है कि रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 60 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 में हमसे कहा गया है कि कनाडा द्वारा प्रक्षेपित, ये भी चार्ट के आधार पर आपका प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 720। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 61 में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 61 आपके लिए ये रहा। एक मैथ का सिंपल सा सवाल दिया, यदि 3x - 14 बराबर 4 हो तो x का मान बताना था। तो देखो ये 14 इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 4 और प्लस 14 18 हो जाएगा, और फिर 18/3 करेंगे तो 6 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61 का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। इसमें कहा गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गढ़वाली उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 63 में कहा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं,
के द्वारा विकसित नागमार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 64 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम, जो राज्य विधानसभाएं हैं, अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? अधिकतम 500 सीट हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। ये नियम है किसी राज्य की विधानसभा के लिए। ज्यादा से ज्यादा 500 विधानसभा सीट होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी, और कम से कम 60 होंगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है कि 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई? प्रश्न नंबर 65, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दावोस, जिसको बोलते हैं क्लोस्टर्स, जो कि स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 में क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 66 में हमसे पूछा गया है कि मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है थोरियम, ऑप्शन नंबर डी। फिर प्रश्न नंबर 67 में पूछा है कि साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में। जो क्वेश्चन नंबर 67 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 68 में हमसे पूछा है रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? तो बताइए कैसे करते हैं? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, रात्रि चर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 देखते हैं क्या पूछा गया है। तो 69 में पूछा गया है ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? अर्थात ऋग्वेद में कितने, मतलब सूक्त है इनडायरेक्टली। देखो यहाँ पर भजन लिख दिया, ये गड़बड़ होती है कभी-कभी। इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो द ऋग्वेदा इज़ अ कलेक्शन ऑफ हाउ मैनी हाइमन्स। बिल्कुल, अगर ये मंत्र भजन होता तो वैसे उसको सूक्त बोलते हैं। तो इनडायरेक्टली यही पूछा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं टोटल? तो 1028 सूक्त लिखना चाहिए था, इसको भजन लिख दिए हैं। चलिए क्या करें? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। देखो 70 में हमसे कहा गया है कि एन एम से अधिक बुद्धिमान है। चलिए आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन 70 है, इसका उत्तर हो जाएगा, हमसे पूछा है सबसे बुद्धिमान कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। 71 में हमसे ये कहा गया है कि किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड, जिसको बोलते हैं CGWB, द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की? तो ये जारी की केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 72 में पूछा गया है कि भारत के संविधान का भाग 1, उसमें क्या बताया गया है? संघ और उसका क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा 72 का। प्रश्न नंबर 73 की बात करें तो 73 में हमसे पूछा गया था कि शालीमार बाग कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 73, इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। प्रश्न नंबर 74 की बात करें, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? तो एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 75 की बात करें, 75 में हमसे पूछा है कि जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो करता है प्लेसेंटा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 में हमसे ये पूछा गया है कि यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य कब बना? तो ये बना 15 दिसंबर सन 2024 को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारे पास 77। इसमें कहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 28 जून को। प्रश्न नंबर 78 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 78 में हमसे क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि विश्व मरुस्थलीकरण, प्रश्न नंबर 78, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसका विषय है भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं। क्वेश्चन नंबर 78 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 देखते हैं। 79 में हमसे कहा गया है कि एक भिन्न अंश से 1 घटाने पर 1/3 हो जाती है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। भिन्न क्या है? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5/12। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 80 की बात करते हैं। देखते हैं 80 में क्या पूछा गया है। फिर से हमें एक कुछ दिया गया है, शायद डीआई का प्रश्न है। बिल्कुल, प्रश्न नंबर 80 से लेकर 84 तक हमें फिर से एक टेबल दी गई है और कहा गया है कि प्रश्न संख्या 80 से लेकर 84 तक इस तालिका के आधार पर उत्तर दीजिए। तो ये आपकी टेबल है, आप इसको देख लीजिए आपके सेट में कहाँ पर है, कौन से नंबर पे है।
तो इसके हम उत्तर मैच करते हैं। प्रश्न नंबर 80 जो उत्तर दिया है शहर ए और बी और सी कुल कितने लोगों का मतदान किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 59,260। चलते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। प्रश्न नंबर 81 में हमसे पूछा यदि शहर बी से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 है तो शहर बी से कुल पुरुष मतदाताओं और कुल महिला मतदाताओं का अनुपात कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 81 है इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 82 शायद हमें ऊपर मिलेगा। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 82। इसमें ये पूछा है कि ये बताइए शहर ई से मतदान करने वाले पुरुषों और शहर बी से मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर। जब इसको सॉल्व करोगे तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13,470। प्रश्न नंबर 83 की बात करते हैं। 83 में हमसे कहा है कि शहर बी से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11:9। प्रश्न नंबर 84 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 84 में हमसे पूछा है कि बताइए शहर ए, सी और ई से मतदान न करने वाले मतदाताओं की औसत संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3,830। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 84 था कि 83 था? हाँ, 84 तो हमारा हो गया, 85 की ओर चलते हैं। 85 में हमसे पूछा है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान, क्वेश्चन नंबर 85, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1770 में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 86 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 86 हमसे पूछा जा रहा है कि विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा उत्तर। आगे हमसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 87 में कि एक बाट बराबर है, एक बाट किसके बराबर है? तो एक बाट इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल बटे 1 सेकंड। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 88 में हमसे कहा जा रहा है कि निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना? किसने माना निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण? वो माना मार्क्स और एंगल्स ने। आप जब मार्क्सवाद पढ़ोगे तो चलिए उसमें पूरी कहानी है, जो रूस की क्रांति हुई थी आपको याद होगा, बहुत बड़ी स्टोरी है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर देखते हैं कौन सा है। 88 हो गया है, उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 89। 89 में ये कहा गया है कि आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे? तो ये एथेंस में आयोजित हुए थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 90 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 90 में देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 90। इसमें पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 अर्थात ऑप्शन नंबर बी में हुई। प्रश्न नंबर 90 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में संख्या श्रृंखला में ये बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर हमें ये संख्या दी गई है 3, उसके बाद फिर से 3, 4, 5, 9, 22 और ये अच्छा पॉइंट में है। आप इसको चेक कर लेना क्योंकि आपके पास वो होगा, आपके पास पेपर होगा, यहाँ पर थोड़ा-सा ब्लर है। यहाँ पर 3 और फिर शायद 3.4 है, फिर जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 91 देख लेना, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 67.5। फ्रेंड्स मैं एक बार आपको बता दूँ कि ये जो मैंने आपको आंसर की दी है, ये यूपी पीसीएस की ऑफिशियल आंसर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 91, उसके बाद 92 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 92। देखो 92 में हमसे पूछा जा रहा है कि जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है, वहाँ संभवतः क्या होता है? तो वहाँ उच्च जन्म दर होती है। जब आप कुछ पिरामिड पढ़ोगे जनसंख्या के आधार पर, तो आपको कुछ वहाँ पर जानकारी मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। प्रश्न नंबर 93 में कहा है, ये हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। विनोद ने विशाल को अपनी माता की पत्नी के इकलौती भाई के बेटे के रूप में पेश किया। विनोद का विशाल से क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा इसका ममेरा भाई अर्थात मामा का बेटा। चलिए प्रश्न नंबर 94 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 94 में फिर से हमें कैलेंडर पर आधारित शायद कोई क्वेश्चन दिया है। नहीं, ये हमारा शायद जीएस पे जो भी है। देखो जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी नितिन भंडारी। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। देखो 95 में कहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो।
तो बताइए 4 अंकों की सबसे सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी कौन-सी होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर आपको नहीं पता होगा तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास 1000 है। इसको आप 9 से भाग कर दीजिए। 9 एकम कितना होगा? 9 होगा, बचेगा 1, फिर से 10 उतर जाएगा यहाँ पर, फिर से 9 एकम 9 होगा, फिर से 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 उतर जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। 9 एकम 9 हो गया, फिर से 1 बचा। अब हमारे पास कितना रह गया? 1 शेष बचा। तो इस 1000 में से हमें 1 जोड़ना है कि घटाना है? क्योंकि 4 अंकों की संख्या करनी है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। जब 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी 1001। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अच्छा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भाई 9 से पूर्णतः विभाजित करनी है ना, तो ये 1 आया, इसको 9 में से घटाएँगे तो 8 बचेगा ना? हाँ, क्योंकि हमें पूर्णतः विभाजित करनी है। 1 यहाँ पर हमारा शेषफल बचा है, हमें 9 से पूरा विभाजित करने के लिए यहाँ पर 8 और जोड़ना पड़ेगा ना? तो यहाँ पर हमारा शेषफल 9 रह जाएगा, फिर 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 8 जोड़ा है, तो ये 8 हम यहाँ पर अपनी संख्या में जोड़ देंगे 1000 में। तो 1000 में जब 8 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, 1008 सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की जो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, हमें ये ग्राफ दिया है। प्रश्न नंबर 96 से प्रश्न नंबर 100 तक के उत्तर हमें इस ग्राफ के आधार पर देने हैं और ये ग्राफ आपके सामने ये रहा, इसको ध्यान से देख लीजिए। और इसका पहला प्रश्न 96 इसमें कहा गया है 2024 में दुकान ए से बेची गई सीटों की कुल संख्या 2022 में दुकान सी से बेची गई कुल सीटों की संख्या के क्रमशः अनुपात बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आपने ग्राफ देख ही लिया होगा, मैं बस आपको आंसर की बताना चाह रहा हूँ। आपका जो सटीक उत्तर है वो क्या होगा? देखो 97 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और जो 98 है उसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने, इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और जो 99 है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपके ग्राफ के आधार पर ये प्रश्न चल रहे हैं। 99 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और जो 100 नंबर पर है हमारा क्वेश्चन 100वां नंबर, उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये यूपी ट्रिपल एससी अर्थात पैट की जो 7 सितंबर को परीक्षा हुई है, उसकी पहली शिफ्ट का पेपर था और मैंने आपको बिल्कुल सटीक आंसर की दी है जो कि यूपी पीसीएस की ऑफिशियल आंसर की है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ विदाई लेता हूँ आपसे और जाने से पहले एक बार अपील करता हूँ कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर देश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है और साथ ही साथ आपको कुछ टेस्ट सीरीज भी हम देते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। टेक केयर, बाय-बाय।